जो अपने को समीकरण मिल रहा है, मतलब जो भी y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मिलता है, वो कैसे डिराइव होता है वो हम नहीं जाएंगे। अगर आपको डेरिवेशन सीखना है तो आप नीचे आके डाउट काउंटर में मेरे से पूछ सकते हो। अब हम सीधा वेव का इक्वेशन लिखेंगे, वेव ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये जो वेव होता है ना, ये दो चीज़ों के फंक्शन होता है, एक तो डिस्टेंस का और एक टाइम का। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन लिखा हुआ y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप में से बहुत जन ने ये पहले भी पढ़ा होगा और बहुत जन ने नहीं भी पढ़ा होगा, तो ऐसी बात घबराने वाली बात है नहीं। कौन बताएगा कि ये y क्या है इसके अंदर? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन आपने देखा होगा जरूर। ये तो देखा ही है ना, y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये किसका है? SHM है। के एक्स मतलब अब वो आगे भी बढ़ रहा है, मतलब टाइम के साथ भी है और x का फंक्शन भी है। SHM में y बराबर a साइन ओमेगा टी था, अब की बार समय के साथ साथ ये आगे भी बढ़ रहा है, तो वेव बन गई ना। ऐसे ही तो होती है वेव, कल अपन ने बनाई थी, यही तो होती है वेव। तो इसके अंदर x का भी फंक्शन है, टाइम का भी फंक्शन है। यहाँ पे y क्या है? y क्या है यहाँ पे? पता क्या है y? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठीक है, वेरी गुड। कहाँ पता? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच आर ऑक्सीलेटिंग। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स which are oscillating, और पार्टिकल्स किस एक्सिस में ऑक्सीलेट कर रहे हैं? y एक्सिस में। ओमेगा सबको पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज टाइम, k एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा। x क्या है यहाँ पे? x से, अब x भी डिस्प्लेसमेंट है, x से क्या पता लगता है? x से ये पता लगता है कि वेव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस x से क्या पता लगता है? वेव एकदम नहीं आता है तुम लोग को, वेव इज ट्रेवलिंग इन x डायरेक्शन। अच्छा, ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है? किस में जा रही है? पॉजिटिव x या नेगेटिव x। अगर किसी को ये डिराइव करवाना है ना कि सर माइनस क्यों आया, तो वो डाउट काउंटर में आ सकते हैं, या अभी बता दे क्या? ठीक है, अभी बता देते। इधर देख, वेव एक्चुअली ना, एक इसको लिखना मत, ठीक है ना। वेव एक्चुअली एक पल्स से बनती है। किससे बनती है? एक पल्स से बनती है, ठीक है ना। यहाँ पे मान ले ये पॉइंट P है, ठीक है ना। अब मान ले ये जो पल्स है ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये पल्स थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये समय t बराबर 0 है, इस वेव की स्पीड v है, ये टाइम t हो गया है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये x हो गया है। तो इसका अगर ये v स्पीड से जा रही है तो इसका पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था? इसका पहले डिस्प्लेसमेंट था x माइनस वी टी, इसीलिए पॉजिटिव में जाने वाली वेव को अपन x माइनस वी टी से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे x कॉमा टी आ गया, और यहाँ पे टाइम 0 था, तो टाइम 0 पर इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी? s माइनस वी टी, इसीलिए माइनस साइन आता है, ठीक है ना। चलो, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया कि वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यही वेव लिखते हैं z इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, तो आप इससे क्या क्या निकालते हैं कि इसमें पार्टिकल z डायरेक्शन में मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, एंड दिस वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब ये हो जाता वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव y डायरेक्शन एंड particles are performing SHM in
जेड एक्सिस। पार्टिकल जेड एक्सिस में क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं और वेव नीचे को जा रही है। अगर ये वाई है, ये जेड है और ये एक्स है, तो ये वेव कैसे जा रही है, इस तरीके से वेव जा रही है। देखिए ये वाली वेव नहीं पॉजिटिव जा रही, कहाँ जा रही है, हाँ नेगेटिव, तो ये वाली वेव है, ये वाली, ठीक है ना। ये वाली कौन सी वेव है, ये वाली वेव, ये वाली है। अगर यहाँ प्लस होता है तो ये वाली वेव ये वाली होती है। अगर ये जेड डायरेक्शन में होता तो, अगर ये वाली वेव है, एक्स में वाइब्रेट कर रहा है और वाई में आगे जा रही है। तो ये बेसिक चीज़ है जो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे में आप देखोगे कि एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज़ है, बस फेस डिफरेंस उसमें कितना है, पाई का है। हम लिखा देंगे ये बात। तो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हो। अब हम यहाँ लिख देते, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं ना, y इक्वल्स टू ए साइन, आप ये ओमेगा को लिख सकते हो बेटा 2 पाई बाई लैम्डा, सॉरी 2 पाई बाई टी, और k को लिख सकते हो माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये भी सेम वेव इक्वेशन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, a साइन, आप 2 पाई को कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा t बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। ये भी वेव इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये भी वेव है, ये सब कुछ क्या है, सेम है। वेव की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है वेव की वेलोसिटी निकालने का, वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। याद रहेगा, है ना, जोरदार चीज है, सारे आंसर्स आ जाएंगे। टी का कोएफिशिएंट कितना है, ओमेगा के, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, के। तो ये हो जाएगा बेटा ओमेगा बाई के। जैसे यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट कितना है, 1 बाई टी, और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर आ जाएगा। कल हमने यही लिखा था, कल क्या लिखा था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टी। इसका मतलब प्रूव हो गया कि मैंने जो लिखा है बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। हमेशा याद रखना स्पीड ऑफ वेव, ये किसकी स्पीड है, वेव की स्पीड है। किसकी स्पीड है, वेव की स्पीड है। ये होगा ओमेगा बाई पी बाई के बाई लैम्डा, लैम्डा इंटू एफ। के क्या होता है बेटा, 2 पाई बाई लैम्डा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। अच्छा एक और बात है, ये वेव की स्पीड है, इसमें अपने को दो स्पीड्स मिलती है। एक तो वेव की स्पीड मिलती है और एक पार्टिकल की स्पीड मिलती है। पार्टिकल की स्पीड क्या होगी पता है, ये होगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या होगी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा है, उसका मैक्सिमम जो ए होगा ओमेगा स्क्वायर ए होगा। सही बात है ना। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी, पार्टिकल का अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दोगे तो ए साइन ओमेगा टी, और अगर उसको आगे बढ़ाओगे तो ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के इंटू एक्स। सही बात है ना। और वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे दोगे, कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसकी मैग्नीट्यूड्स रखोगे। यहाँ पे इसको माइनस मत रख देना नीचे में, यहाँ पे ओमेगा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा। सही है ना, जल्दी कर लीजिए। 3 टाइप की वेव्स होती है, प्लेन प्रोग्रेसिव, स्पेरिकल प्रोग्रेसिव, सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव। स्पेरिकल प्रोग्रेसिव में यहाँ पे नीचे आएगा आर और सिलेंड्रिकल में आएगा रूट आर, लिखा देंगे हम। और ए क्या है बेटा इसके अंदर, एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है। सही है ना। और जितना कॉपी में लिखा के देंगे उसी से सवाल करना शुरू कर देना। एकदम जितना करा के देंगे उतना ही आएगा, एकदम 100% श्योर रहना। और कल वो तो बता ही दिए थे बेटा, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी और 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स।
बहुत इजी चैप्टर है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर स्टैंडिंग वेव किन वेव से बनी होती है, यही नहीं पता। अब मान लो अगर यही नहीं पता होगा कि एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो नहीं आ पाएगा ना। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। बस एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव और ले आ, ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों को जोड़ दे, स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। सही है ना। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है? जब फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2 का होता है क्या? 2n पाई का होता है। और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब 2n+1 पाई हो। और पाथ डिफरेंस कितना होना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव के लिए? n लैम्डा, और उसके लिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2 या 2n+1 λ/2, है ना। ये सारी चीज़ें याद रखना जब अपन स्टैंडिंग वेव्स पढ़ेंगे ना। चलो लिख लिया क्या सबने? जल्दी कर लो। फिर आज हम लोग वो भी करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्प्रिंग v = √T/μ, और एक करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v = √P/ρ, P/ρ, गामा P/ρ, बल्क मॉड्यूलस बाई रो, है ना। हाँ, उसमें RT/m आ जाएंगे। अब तो हो गया होगा बेटा, जल्दी करिए ना। चलो नेक्स्ट, अब इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। वेव पर 3 से 4 सवाल करते हैं जिससे कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना। चलो पहला सवाल लेके, अ पल्स इज गिवन बाय, पल्स मतलब समझते हो? वो वाला पल्स नहीं, है ना। पल्स मतलब एक बार झटका दिया, एक बार झटका दे तो वेव बनेगा, एक बार झटका दे तो पल्स बनेगा, बार बार झटका देंगे तो क्या बनेगा? वेव बनेगी। सही है ना। लिखो, अ पल्स इज गिवन बाय, एकदम इजी, ये देख क्वेश्चन इधर लिख रहे, ठीक है ना। y = 5/4x + 6t का होल स्क्वायर। ये देखना, y = 5/4x + 6t का होल स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ दिस पल्स, टाइम 10 सेकेंड्स। जब तक हम रब करेंगे आंसर आ जाना चाहिए। कितना आंसर आया? अरे क्या तुम लोग, क्या होगा इसकी स्पीड, क्या होगी? कितनी? 3/2 1.5। क्या बताए हैं? कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x। इसको अपन चेंज थोड़ी करेंगे, जब बता के दिए हैं कि स्पीड क्या लिख देंगे? कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x। कितना हो जाएगा ये? 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड। अगर आपके नीट में पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया भी तो स्पीड आएगा, या आएगा किस डायरेक्शन में है, खत्म है, किस डायरेक्शन में आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। प्लस लिखा, और स्पीड कितना हो जाएगा? t के पहले, अगर यहाँ माइनस होता फिर भी 6/4 होता, प्लस है फिर भी 6/4 है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा पल्स रिलेटेड क्वेश्चन नीट के लिए मत करना। आप क्या करोगे? टाइम
वेस्ट, है ना। कराने को तो 2-3 ऐसे सवाल कर सकते हैं जिसमें पूरी क्लास ही निपट जाएगी अपनी, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखे एक और बेसिक सवाल, y इक्वल्स टू a cos, देखो हम लिख दे रहे हैं y इक्वल्स टू a cos 240 t माइनस x बाई 12। Find the phase difference of 2 points. Find the phase difference of 2 points. Find the phase difference of 2 points which are 0.5 meter away. Again 30 seconds. Which are 0.5 meter away. टेन आ गया, बाकी का भी आया, ठीक है। बाकी का भी क्या हुआ, कैसे होगा, कर ट्राई कर, कैसे करेगा। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। खोज 2 पाई बाई लैम्डा, इसमें से क्या है, तेरा आगे क्या, ठीक है। हाँ भाई विष्णु आया क्या, ऐसे कैसे कर रहे हैं यार विष्णु। ठीक है चलो, इधर देखिए बेटा, जो नहीं कर पाए ना आप अगला बेसिक क्वेश्चन ट्राई करना। कुछ भी तो नहीं है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू a cos 240t माइनस 240 बाई 12 इंटू एक्स। आप इसको थोड़ा सोचो ना कि हमने इक्वेशन कैसे लिखा था, a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही है ना। या मैंने कैसे, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखो है ना, 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ऐसे ही तो लिखा था ना, यही था ना, लिखा था ना, पक्की बात है ना। हाँ भाई विष्णु यही था ना। तो देखना x के पहले क्या लिखा हुआ है, 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा कितना है, 240/12। तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा 2 पाई बाई लैम्डा बराबर कितना है, 240/12। अब डेल्टा फाई निकालना है, डेल्टा फाई खुद होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बाई लैम्डा कितना है, 240/12, और x कितना है 0.5, 5/10, सही बात है ना। तो ये कितना हो गया, 10 आ गया, तो आंसर आ गया 10 यूनिट्स। तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स। चलो अगला इजी क्वेश्चन आप डेफिनेटली सही करके दिखाना। चलो फटाफट कर दो। जो पिछला सवाल नहीं कर पाए थे वो जरूर करके दिखाना ये वाला। कितना आ रहा है, अब सबका आया क्या पाई, या उन्हीं का आया जो इन्होंने पहले दिया था आंसर, सबका आ रहा है ना पाई। देखो सिखाना सबको है। तो अब क्या पता लगा विष्णु यहां से, अब 2 पाई बाई लैम्डा कितना है, पाई बाई 4, बस खत्म है सवाल।
तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा जो कि पाई बाई 4 है इंटू 4 कितना आ गया पाई रेडियन। ठीक है ना। चलो अगला सवाल। चलो ये इक्वेशन लिखो। है ना, ये वेव इक्वेशन के बेसिक का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको सही से करके दिखाना। लिखे इक्वेशन लिख लिया ना, लिखो इफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is 3 times the wave velocity, is 3 times the wave velocity, find lambda naught. Again 30 seconds. Maximum particle of velocity is 3 times the wave velocity. lambda naught निकालना है 30 seconds में। फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे अपने अगले थ्योरी के ऊपर। क्या 2 पाई a बाई 3 आ रहा है क्या सबका? सिर्फ a बाई 3 कि 2 पाई a बाई 3? 2 पाई a बाई 3। ठीक है, बाकी भी करिए a बाई 3 या 2 पाई a बाई 3, 2 पाई a बाई 3, तो यही आंसर है। बाकी का भी आया क्या? संडे मंडे छुट्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी करा देंगे आज और कल में, जिससे कि आप जाके वेव के सवाल करो। ठीक है, वेलोसिटी करा देंगे आज। क्या? अरे और क्या करोगे तुम लोग की ज़िंदगी में? और कुछ है क्या? सवाल के अलावा और कुछ है क्या ज़िंदगी में? हम भी करते थे सवाल, उसमें क्या है, अभी भी करते हैं। यही डाउट काउंटर। अरे कल डाउट काउंटर नहीं लेंगे, याद रखना, सही है ना। कल शनिवार है, कल शनिवार है, कल ना वो सुबह वाला लेंगे और ना वो सेकंड वाला लेंगे। हम रहेंगे ज़रूर, लेकिन मेरे पास मत आना, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, एकदम स्ट्रिक्टली। अच्छा आ जाओ करते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लेकिन फिर भी आओगे, मेरे को पता है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर कितना है बेटा? 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव, है ना। आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि ओमेगा बाई के ये बाई क्या, बस याद कर लेना है कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इससे थोड़ा सा टाइम बचेगा। अच्छा पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है? हाँ ओमेगा इंटू ए, देखना चेक करना कहीं हम गलत ना कर दें। और 3 टाइम्स वेव की वेलोसिटी क्या होगी? मेरे ख्याल से वेव की वेलोसिटी होनी चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स है 1 बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा नॉट, सही लिखा है मैंने। तो ओमेगा ए बराबर हो गया आपका 3n इंटू लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट निकालना था क्या? क्या 2 पाई? क्या किसकी वैल्यू? हाँ क्या बोल क्या रहा है? के की वैल्यू क्या है? अरे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर भी तो लिखेंगे ना 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई तो कट जाना चाहिए ना, उससे क्या। अरे मान ले ऐसे ही लिख रहे हैं, मान ले इसको मैंने ऊपर लिखा 2 पाई इंटू एन और इसको लिख दिया 2 पाई बाई लैम्डा नॉट, उससे फर्क पड़ेगा? दोनों का दोनों तो कट जाएगा ना। बताओ, मेरे को ऐसे फर्क तो पड़ा नहीं। ये हो गया आपका कितना? ओमेगा ए अपॉन में 3n। अच्छा आपने ओमेगा को चेंज कर दिया है क्या? ओमेगा हो जाएगा
ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, अच्छा ओमेगा को भी चेंज करना, देख अच्छा यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, देख इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो अगर आप इसको अंदर लिखोगे तो ओमेगा क्या होगा 2 पाई इंटू एन, ये एन पता है क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है, ये एन क्या है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो अपन ओमेगा को लिख देते हैं 2 पाई इंटू एन ए अपॉन में 3n, एन से एन कट गया, आंसर आ गया 2 पाई ए बाई 3, है ना, आंसर आ गया 2 पाई ए बाई 3। मतलब इसकी भी जरूरत नहीं, अपन सीधा ही अंदर ये कर सकते, वो कट जाएगा ना। हाँ नेक्स्ट बताइए तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव और स्लोप के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव और स्लोप के बीच में क्या रिलेशन है। हाँ माइनस का स्लोप होता है। एक और बात है कि वेव तभी होगी जब d2y बाई dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव का होल स्क्वायर इंटू d2y बाई dx का होल स्क्वायर। ये एक वेव बनने का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और मैक्सवेल ने यही प्रूव करके बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्या होती है, वेव्स होती है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वाला कि सबके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं तो आपका बेसिक अभी क्लियर हो गया है, आप नीट के इक्वेशंस वाले सवाल आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देखो देख बेटा y बराबर आपको पता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना। अपन इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, लेकिन बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि y x और t दोनों का फंक्शन है, तो अपन t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे x को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो ओमेगा बाहर आ जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या निकला आपको पता है, dy बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या है बेटा, अरे दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। y डायरेक्शन में कौन ऑक्सीलेट कर रहा है, पार्टिकल कर रहा है। तो अगर आप y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो हमेशा याद रखना ये क्या है बेटा, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो सबसे बेसिक चीजें तो यही है, यही नहीं पता है क्या, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट अब हम करते हैं बेटा डेल वाई बाई डेल एक्स। क्या करते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई बाई डेल एक्स करते हैं। देखो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब की बार x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के पहले क्या लिखा हुआ है, माइनस के, तो यहाँ पे कौन बाहर आ जाएगा बेटा, माइनस के बाहर आ जाएगा। तो डी तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। सही है। बताइए बेटा डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है, ये है स्लोप ऑफ द ग्राफ। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। ये है बेटा स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या है ये, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डी वाई बाई डी टी और डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बेटा। डेल वाई बाई डेल एक्स को डिवाइड कर रहे हैं डेल वाई बाई डेल टी को डिवाइड कर रहे हैं डेल वाई बाई डेल एक्स से। तो देखो a और a कट जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस ओमेगा बाई के। क्या बचा बेटा, माइनस ओमेगा बाई के। तो देखो डेल वाई बाई डेल टी बराबर आ गया माइनस ओमेगा बाई के, बराबर आ गया डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। अब इसका मतलब समझो कि ये इक्वेशन क्या है,
डेल वाई बाई डेल टी क्या है बेटा? डेल वाई बाई डेल टी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओमेगा बाई के क्या है? वेलोसिटी ऑफ द वेव। देखो कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये क्या है बेटा? माइनस वेलोसिटी ऑफ द वेव इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा? स्लोप इंटू क्या होगा? स्लोप। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होता है नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू स्लोप। अब देखो इसको हम आपको ग्राफ की तरह बताते हैं। देखिए ग्राफ की तरह बताते हैं। मान लीजिए बेटा वेव इधर जा रही है, वेव किधर जा रही है? इधर जा रही है, सही है। ये वाला, अब इस पॉइंट की बात करते हैं, बताओ ये पॉइंट में स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है। तो पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव। पार्टिकल की वेव ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। याद करो कल वाला भी ग्राफ ऐसे ही था, ऐसे ही था क्या? इसका बनाते हैं बेटा ये वाला, वेलोसिटी ऑफ वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो ये पार्टिकल कैसे जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा। इसका मतलब कल जो मैंने ग्राफ बनाया था वो ग्राफ बिल्कुल सही था। तो याद रखिएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप ऑफ द ग्राफ, सही है ना। नेक्स्ट इसके साथ एक और अपन पार्ट कर लेते हैं। देख बेटा इसको जब 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है ना, और इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? आप इसको याद रखना, कभी प्रूव नहीं करने दिया जाएगा। डेल टू वाई बाई डेल टी का होल स्क्वायर बराबर वी का होल स्क्वायर डेल टू एक्स बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन आता है तभी हम किसी भी जो फंक्शन को वेव में मानेंगे। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में था ना, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, तभी वो SHM में होगा। अगर ये इक्वेशन फॉलो होगा तभी वो फंक्शन जो होगा वो वेव बनेगी, सही बात है ना। तो ये वेव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे v क्या है? v इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द वेव। और ये एक इंपॉर्टेंट है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, और ये स्लोप ऑफ द y-x ग्राफ है। ठीक है, जल्दी बना लो इसको नोट डाल के। अगर मान लो नीट में आ रहा है और अगर आप ये सारी चीजें गलत करके आ रहे हो ना, तो उसमें प्योर आपकी गलती है। क्या? अच्छा वो dy होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, इसको y कर दो। नेक्स्ट अपन निकालेंगे, नेक्स्ट थ्योरी अपन करेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। इसमें भी ऐसी चीजें बता देंगे कि उसी पे क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे। जैसे वो था ना π/3 π/6, उससे फेजर वेजर का सारे टेंशन खत्म। अरे अपना वो भी बाकी है ना, यूनिट एंड डायमेंशन, वो रह जाएगा दिखना लास्ट में इन चक्करों में, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे अपन 12 स्टार्ट करने से पहले उसको निपटाएंगे। हाँ, इस ये वाला, अबे इन दोनों को डिवाइड करना, माइनस लिखा तो है। दो बार डिफरेंशिएशन कर देना। देख इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेगा ना तो दोबारा माइनस आएगा और ये प्लस बना देगा। हाँ ये वेव है ना, हाँ वो भी वेव है। तू लेट आया था ना इसीलिए। यहाँ पे भाई, अरे उसको बता तो यहाँ पे वाई क्या है, वाई क्या है यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का डिफरेंशिएशन करेगा, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट, डबल डिफरेंशिएशन करेगा ना तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन आएगा। अरे हो गया क्या? नेक्स्ट लिखिए वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। एक और थे नहीं यार बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, एक थे राहुल शुक्ला सर है ना, उन्होंने एक बार हम होमवर्क नहीं किए थे तो बैग उठा के बाहर फेंक दिए थे और पता नहीं क्या क्या बोले थे, फिर हम बहुत डर गए थे है ना, और रोना वोना स्टार्ट कर दिए, फिर वो भी घबरा गए थे अरे कुछ करना ले क्योंकि स्कूल में हम और भी पतले थे समझ रहे हो ना, अभी जैसे उससे भी डबल है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ स्ट्रिंग, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग है ना। तो स्ट्रिंग में अपन वेलोसिटी या वेलोटी जो भी बोलो निकालते हैं, तो ये होता है √T/μ। यहाँ पे T क्या है बेटा? टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। और म्यू क्या है बताइए तो? लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। T बराबर है टेंशन, टेंशन या फोर्स जो भी बोल लो उस रस्सी पे, रस्सी या स्ट्रिंग पे, टेंशन ऑन स्ट्रिंग, और आपका म्यू है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी या फिर मास पर यूनिट लेंथ। है ना, इस पे ज़्यादा अपन इंटरेस्टेड नहीं है, अपन ज़्यादा इंटरेस्टेड इस पर। ये मान ले एक रॉड है या एक स्प्रिंग है, इसकी मास मान ले m है और इसका लेंथ मान ले l है, ठीक है ना। तो इसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी? म्यू बराबर m/l। इसको हम x = 0 लेते हैं, इसको हम x = x लेते हैं और इसको हम x = t लेते हैं, सही है ना। डेरिवेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला कहीं बुक्स में होता नहीं है, मतलब मेरे को लगता है यार इम्पॉर्टेंट है तो जनरली हम करा देते हैं। आपको पता है बेटा यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा? यहाँ पे मान लीजिए टेंशन लग रहा है T, इस पॉइंट पर टेंशन लग रहा है T, तो यहाँ पे टेंशन कौन लगाएगा?
ये नीचे वाला मास लगाएगा ना टेंशन, कौन सा मास लगाएगा? नीचे वाला मास लगाएगा। सही बात है, टेंशन हमेशा नीचे वाला मास लगाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, और ये लंबाई कितनी है? x है, ठीक है ना। तो देखो L का मास m है, एक का मास हो जाएगा m/l, x का मास हो जाएगा m/l इंटू x, और m/l क्या है? म्यू है। तो x का मास कितना हो जाएगा? म्यू इंटू x, और इसका वेट कितना हो जाएगा? इसका वेट हो जाएगा म्यू x इंटू जी। कितना हो जाएगा? म्यू x इंटू जी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा बेटा? यहाँ पे टेंशन लगेगा म्यू x इंटू जी। मास है बेटा म्यू x, तो वेट कितना लगेगा? इंटू जी लगा देंगे, तो म्यू x जी। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वेव की, ये होगी अंडर रूट म्यू एक्स जी अपॉन में एक्स से सॉरी म्यू एक्स जी अपॉन में म्यू से म्यू कट जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी होगी? रूट जी एक्स। कितनी होगी वेलोसिटी? रूट जी एक्स, ठीक है ना। ये रब कर देना, इसकी ज़रूरत नहीं है ना आपको, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए लिखने के लिए, या ऊपर लिख देंगे हम कहीं। तो देखो अगर क्वेश्चन आए कि L/2 दूरी पर वेलोसिटी क्या है, तो L/2 दूरी पर वेलोसिटी है g इंटू L/2। L/4 दूरी पर वेलोसिटी क्या है? g इंटू L/4। L पर वेलोसिटी क्या है? g इंटू L। इसका मतलब जैसे जैसे वेव ऊपर जाते जा रही है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि टेंशन धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता जाएगा। अगर आप यहाँ पे टेंशन मानोगे ना, तो नीचे वाला पूरा मास लेना पड़ेगा। मास इंक्रीज हो गया तो टेंशन भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब अपन निकालते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको ऊपर पहुंचने में, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा वेव को ऊपर पहुंचने में। और यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, वेलोसिटी आ गया अंडर रूट जी एक्स। इसका ये मतलब है कि एज द वेव मूव्स अप its velocity increases। हाँ, एक क्वेश्चन आपका इसमें से आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या आएगा। देख बेटा, वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग dx/dt, सही है ना। वेलोसिटी dx/dt बराबर रूट जी एक्स। dt बराबर कितना आ गया बेटा? dx अपॉन में रूट जी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं। जब x बराबर 0 था तब वेव चलना शुरू हुई थी। जब x बराबर l है तो वेव ऊपर पहुंच जाएगी, ये टाइम t हो जाएगा। तो डेल्टा t बराबर कितना हो गया? 1/√g नीचे आ गया, इंटीग्रेशन dx/√x। चलो फटाफट करके बताओ इसका आंसर कितना हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है? कॉपी में करो। x की पावर -1/2 है रे, तो -1/2 + 1 करेगा क्या इतना आएगा? 1/2 आएगा। 3/2 कैसे आएगा? हाँ तो ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये आएगा बेटा इसका आंसर, करके देख लो। और डेल्टा टी बराबर आ जाएगा 2√L/g। कितना आएगा? 2√L/g। तो पूरा ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 2√L/g। अच्छा, 0 से लेके L/2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जामिनेशन में। 0 से लेके L/2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अगर ये टाइम डेल्टा टी है ना, तो 0 से लेके L/2 देख यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन में √2।
L/4 पर जाने में कितना टाइम लगेगा, L/3 पर जाने में कितना टाइम लगेगा, सारे आंसर्स आप इजीली कर लोगे। अब बता रहे हैं इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन ही फॉर्मूला बना दिया गया है, ठीक है ना। या तो वेलोसिटी पूछेगा या तो पूछेगा कितने समय में ये आधी दूरी पर पहुंचेगा, कितने समय में ये 3/4 दूरी पर पहुंचेगा, कितने समय में ये 1/4 दूरी पर पहुंचेगा, कितने समय में ये कहाँ कहाँ पहुंचेगा। अपने को बस x की वैल्यू रखनी है, अपने को और कुछ भी नहीं रखना। या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय लगेगा, ये निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो √gx और एक आंसर है 2√x/g। चलो फटाफट कर लो। तो आधी दूरी तय करने में पूरे दूरी का बटे √2 समय लगेगा, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, क्या पता आ जाए, या हम लिखवा भी देंगे। ये फर्स्ट क्लास है क्या, पर टाइम आधा घंटा बाकी है बस। फर्स्ट क्लास सही लगती है, लास्ट क्लास भी अच्छी लगती है, बीच वाली बेकार लगती है। है ना। तो वेलोटी या वेलोसिटी 2√L/g। एक सर थे, वो इतना मोटा डंडा लेके आते, अब उसमें सर्दियों में जैसे जीन्स पैंट के अंदर 2-3 पैंट पहन के जाते थे। अरे तो मारते थे ना, मारेंगे तो दर्द होगा, भयंकर मारते थे। उनके नाम का खौफ था। अच्छा, खौफ भी था और क्रेज भी था, भयंकर क्रेज था। स्कूल में थे, वो मैथ्स पढ़ाते थे और साइंस पढ़ाते थे। और स्कूल में भी हमारे सर थे जो मैथ्स और एक साइंस पढ़ाते हैं। स्कूल वाले सर भी बहुत अच्छे थे। स्कूल वाले सर को हम लोग मामा बोलते थे, है ना, प्यार से। अब वो जो सर थे ना स्कूल वाले, वो इनसे बहुत जेलस होते थे, क्योंकि जब ये एक बार स्पोर्ट्स में आए थे ना, तो सब बच्चों ने हल्ला कर दिया था, ऐसे कोई सेलिब्रिटी आ गया। वो टाइम भी अच्छा था। और जैसे क्लास होती थी 6:30 बजे, तो हम लोग 6 बजे पहुंच जाते थे, है ना। और अपन ऐसे जैसे आप बैठे वैसे नहीं, अपन नीचे पढ़ते थे, नीचे वो दरी बिछी होती थी उसमें पढ़ते थे। और जल्दी इसलिए जाते थे ताकि कोशिश करते थे बिल्कुल सर के सामने बैठे, एकदम। अब सर यहाँ बैठे ना, तो एकदम यहाँ बैठते थे, बिल्कुल पास। उसका कारण ये नहीं था कि पढ़ाई अच्छी करनी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में सर होमवर्क पूछते थे, अब जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स के जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स होते हैं ना, वो इजी होते हैं। अब वो क्वेश्चन ऐसे पूछते थे, अब मान लो पीछे वाला नहीं भी आता होता था ना, फिर भी ज़बरदस्ती हाथ उठाते थे फुल कॉन्फिडेंस से कि आता है, तो सर को लगता था इसको तो आता ही होगा। और जिनको नहीं आता था उनका चेहरा वैसे डाउन होता था, सर को समझ आ जाता था किसको आया है किसको नहीं आया है। और कोई पक्षपात नहीं करते थे, लड़कों को जितना मारा जाता था ना, लड़कियों को भी उतना ही मारा जाता था, और एकदम वैसे ही। मान लो इतना खौफ था ना, जिस दिन होमवर्क नहीं होगा ना, उस दिन मन करता था नहीं जाए, और नहीं जाएंगे तो अगले दिन और मार खाएंगे, है ना। तो फंसे हुए थे। हाँ भाई, हो गया क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन का, ठीक है ना, करिए। अरे ये भी नहीं कर पाया तो फिर क्या ही बोले हम, ठीक है ना। क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन का, 10th या 9th का होगा, ठीक है ना। बोर्ड नहीं था, एक एग्जाम होता है NTSE बोल के, उसमें आया हुआ है, ठीक है ना। बहुत अच्छा एग्जाम है, आपके मॉड्यूल्स में भी होगा, है ना। इतना प्यारा सवाल है कि ये आया हुआ है। लेकिन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, इससे रिलेटेड नहीं है डेफिनेटली। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड in a well, a stone is dropped in a well of depth 78.4 meter,
ब्रैकेट में g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द टाइम ऑफ स्प्लैश, नहीं, द टाइम आफ्टर विच स्प्लैश इज हर्ड इज, द टाइम ऑफ स्प्लैश समझते हो ना, वो जो आवाज आती है छपाक से, है ना। द टाइम आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड इज, स्प्लैश इज हर्ड इज 4.23 सेकेंड्स, 4.23 सेकेंड। तो पत्थर फेंकने के 4.23 सेकेंड बाद उसको वो स्प्लैश की आवाज आई। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। कोई हाई फाई इसके अंदर कुछ नहीं है, क्लास 10th और 9th का सवाल है, आप कर लोगे। डायग्राम बनाइए, डायग्राम। कितनी हाइट है इसकी? 50। हाइट कितनी है? 78.4। आया क्या? 39। अब साउंड की स्पीड 34 होगी कि 300 से तो ज़्यादा ही होती है, वैसे ही आंसर गलत है। साउंड की स्पीड कब से 30 होने लगी? साउंड की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि प्रोसेस ही एडियाबेटिक होता है। हाँ भाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्लास 10th, इधर देखो, समझ रहे हो क्या हो रहा है? इधर देख रहे हो, बस हो गया। अरे एनटीएससी में भी इतना ही टाइम मिलेगा ना। इधर देख, ये बॉल या स्टोन या जो भी ऐसे गिरा होगा, फिर ऐसे स्प्लैश हुआ होगा और स्प्लैश की आवाज ऊपर आई होगी, ठीक है ना। तो बॉल के गिरने का समय ये है टी डाउन और स्प्लैश की आवाज का ऊपर आने का समय टी अप। सही बात है ना। पहले स्टोन नीचे गिरा होगा ना, या गिरने से पहले ही छपाक आवाज आ जाएगी। स्टोन पहले नीचे गिरा होगा, नीचे यहाँ पे इससे टकराया होगा तो छपाक चुपुक हुआ होगा, और ऊपर, और फिर स्टोन नीचे गिरने से ऊपर नहीं आ रहा, फिर आवाज ऊपर आ रही है। क्या आ रही है? आवाज। और हमें यही आवाज का स्पीड निकालना है। तो देखो, जो टोटल टाइम था ना 4.23 था क्या? 4.23, और पता नहीं मैंने ये सही लिखा भी कि नहीं। 4.23 बराबर होगा टी डाउन प्लस टी अप, यही होगा ना। अब नीचे कौन आ रहा है? स्टोन, और स्टोन को छोड़ा गया था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का होल स्क्वायर। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 2s अपॉन में जी, सही है ना, √2s अपॉन में जी। तो स्टोन के नीचे आने का समय होगा 2s अपॉन में जी, और इसके ऊपर जाने का समय होगा, ठीक है ना, इसको टी अप ही लिखते हैं। अरे देखना रे, गलत ना कर दे कहीं। अब हम करें तो छोड़ दे। ये कितना है? 78.4, 9.8। देखो सवाल में दिया होगा तो जरूर कटना चाहिए यार इसको। 8 से कट रहा है, ठीक है, 8 से कट रहा है मतलब 16 हो गया ये, √16 मतलब 4 हो गया ये। तो टी अब कितना आ जाएगा?
4 माइनस, अरे गलत हो गया, 4.23 माइनस 4 कितना हो गया? 0.23। ऊपर कौन आ रहा है? साउंड की आवाज आ रही है ना, छपाक से साउंड की आवाज आ रही है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? अरे रुक जा रहे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम हो जाए और स्पीड हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है? 78.4 और स्पीड बराबर हो गया 0.23, तो v बराबर आ जाएगा 78.4 अपॉन में 0.23। 78.4 अपॉन में 0.23 कितना आ रहा है? इसको अब हम करेंगे ना, कैलकुलेटर कर लेंगे, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। और मेरे ख्याल से स्पीड की, साउंड की स्पीड होती है 340 के आसपास होती है, तो वैसे ही आंसर आना चाहिए 340.86। तो आंसर आ गया कितना? 340.86। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, कितना यानी आपका 1D, और बस 1D ही है एक्चुअली, ये साउंड के साथ इसका रिलेशन है, लेकिन ये 1D का सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी और थ्योरी कर लेते हैं, जैसे कि आप सवाल घर पे सवाल कल ही करेंगे, ठीक है ना। अरे हो गया होगा। नेक्स्ट लिखिए स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये कौन सी वेव थी? ट्रांसवर्स, √T/μ। अब होगा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब साउंड, है ना, साउंड की स्पीड अपन निकालेंगे। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव ब्रैकेट में लिखना साउंड। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जल्दी कर लो, थ्योरी कर लेते हैं अपन फटाफट। बहुत इजी चैप्टर है वेव, कुछ भी नहीं। अच्छा, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या मिला था? √T/μ। टेंशन क्या कर रहा था? उसको ऊपर नीचे करने की कोशिश करेगा। इलास्टिसिटी, म्यू मतलब मास। मास क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा। कल मैंने बताया था ना कि मैटर मीडियम के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, इलास्टिसिटी, उसके साथ साथ एनर्जी स्टोर करने के लिए इनर्शिया। तो जब अपन इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और लिक्विड और गैस में जब अपन बात करेंगे, फ्लूइड के अंदर बात करेंगे, तो वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? देखो, इलास्टिसिटी के लिए आएगा बल्क मॉड्यूलस, और एनर्जी स्टोर करने के लिए अंदर आएगा डेंसिटी। डेंसिटी के अंदर मास होता है ना, तो एनर्जी स्टोर हो जाएगा। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बल्क मॉड्यूलस आपको याद होगा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके नाम में ही इलास्टिसिटी है, ठीक है ना। और अगर हम लोग सॉलिड के लिए बात करेंगे, तो सॉलिड के लिए वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा √ यंग्स मॉड्यूलस अपॉन में डेंसिटी। क्या हो जाएगा? यंग्स मॉड्यूलस इनटू अपॉन में डेंसिटी, ठीक है ना। सॉलिड के अंदर इलास्टिसिटी यंग्स मॉड्यूलस से दिया जाता है, गैस के और लिक्विड के अंदर अपन बल्क मॉड्यूलस देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद आया बेटा न्यूटन। न्यूटन ने बोला कि देखो, जो साउंड जो प्रोसेस होता है ना, वो कैसा होता है? आइसोथर्मल। न्यूटन ने, अच्छा एक बात और, हम बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी लिख देते हैं बेटा। बल्क मॉड्यूलस होता है -ΔP अपॉन में ΔV/V, है ना। ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। स्ट्रेस क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेस इक्वल्स टू बल्क मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, ΔV/
V। फोर्स अपॉन में एरिया प्रेशर, माइनस क्यों लगा? क्योंकि लिक्विड के अंदर वॉल्यूम दबाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसीलिए माइनस आया, ठीक है ना। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी बाई वी। देखिए पी हो जाएगा और ये नीचे जाएगा डेल्टा वी बाई वी, सही है ना। न्यूटन ने बोला कि साउंड का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ साउंड वेव इज आइसोथर्मल। मेरे ख्याल से मैंने आपको आइसोथर्मल में पढ़ाया है dP बाई dV बराबर माइनस पी बाई वी, बताया था ना। स्लोप ऑफ PV ग्राफ इज माइनस पी बाई वी, ठीक है ना बेटा। तो dP को डेल्टा P लिख लेते हैं और इसको डेल्टा V लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं माइनस पी बाई वी। तो माइनस को इधर ले आता है, देखो P बराबर हो गया माइनस डेल्टा P इंटू वी बाई डेल्टा V। तो P बराबर हो गया माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V। इसका मतलब कि जो बल्क मॉड्यूलस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर के बराबर होता है, याद रहेगा। जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस प्रेशर के बराबर होता है। तो जो फॉर्मूला न्यूटन ने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा अंडर रूट, आप बल्क मॉड्यूलस के जगह रख दो प्रेशर। कोई समस्या नहीं है ना, बल्क मॉड्यूलस के जगह रख दो प्रेशर। कैसे आया? आपको ये भी याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर किसके बराबर होता है? बल्क मॉड्यूलस के बराबर होता है, ठीक है ना। फिर आया लैपलेस। लैपलेस ने बोला कि नहीं, आप गलत हो, क्योंकि इससे जो वैल्यू आ रही थी ना साउंड की वो 340 से कम आ रही थी, मतलब जो असली होनी चाहिए उससे कम आ रही थी। तो लैपलेस ने बोला कि आप गलत हो। अब लैपलेस ने आके करेक्शन किया, इसने ये बोला कि स्पीड ऑफ साउंड इतना तेज होता है कि हीट का एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो लैपलेस ने बोला कि जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक है। कैसा प्रोसेस है बेटा? एडियाबैटिक है। फिर मैंने आपको एडियाबैटिक में पढ़ा के दिया है dP बाई dV बराबर होता है माइनस गामा ऑफ PV, बता के दिया ना। तो इससे गामा P बराबर कितना आ जाएगा? माइनस डेल्टा P बटे डेल्टा V बाई V, और यही होता है बल्क मॉड्यूलस। तो आपको याद रहेगा एडिया, जैसे मैंने क्वेश्चन भी दिया था पिछले पेपर में, एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस होता है गामा इंटू P और आइसोथर्मल में बल्क मॉड्यूलस होता है P, ठीक है ना। तो इससे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो निकलेगी, इससे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल जाएगी अंडर रूट गामा P बाई रो। P बाई रो आपने KTG में देखा हुआ है ज़रूर, P बाई रो आपने KTG में देखा हुआ है। और अगर हम ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए। मॉलिक्यूलर 1 मॉलिक्यूल RT बाई M। अच्छा, इसका मतलब जैसे VRMS टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। बताओ तो वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे। अगर आप प्रेशर को कम करोगे तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाए, ये प्रेशर और डेंसिटी को बैलेंस कर दे। तो याद रखना वेलोसिटी ऑफ साउंड हम लिखा देंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। हम ऐसे लिख भी देते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। चलो लिख लो ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है।
दो थ्योरी और बाकी है, एनर्जी और इंटेंसिटी। एनर्जी होती है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी, नहीं लैम्डा, रुक जाओ हम डिराइव करते हैं। इंटेंसिटी मेरे को याद है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी, वो होती है इंटेंसिटी। ओ एक्स आता है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एक्स। देख लेते, डिराइव कर लेते। हाँ लैम्डा, सही बोलो था, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा। अब तो हो गया होगा। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं और ओवर करते हैं ना। अरे जल्दी लिख लो ना इसको, अभी तक एडियाबेटिक में ही नहीं पहुंची है। सॉलिड के लिए ये इस्तेमाल करेगा। और अच्छा बताओ तो साउंड की स्पीड कहाँ ज़्यादा होती है, लिक्विड सॉलिड लिक्विड या गैस? सॉलिड में। तो सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होती है कि कम? डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये तो कम होना चाहिए। अब क्या होगा, क्या ये हटा ना, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होना चाहिए ना, नॉर्मल चीज़। अगर ये मान लो प्रेशर कांस्टेंट कर दें, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, लेकिन सॉलिड और लिक्विड का बल्क मॉड्यूलस गैस के बल्क मॉड्यूलस से बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे बल्क मॉड्यूलस वाला जो होता है ना वो ज़्यादा डोमिनेट करता है। इसीलिए सॉलिड बल्क मॉड्यूलस जिसका ज़्यादा होगा उसको दबा पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। सॉलिड को दबा पाता है क्या, जबकि गैस को आराम से दबा देता है ना। कोई बैलून होगा फुला हुआ तो अपन उसको हाथे से ही दबा सकते हैं। सोच कितना कम होता है बल्क मॉड्यूलस। चलो एक क्वेश्चन कर लो फिर छुट्टी। एकदम इजी, मतलब झट से कर लोगे आप लोग। तो लिखो, मास ऑफ अ स्ट्रिंग इज, एक लास्ट क्वेश्चन है जल्दी कर लो। मास ऑफ द स्ट्रिंग इज 3 × 10⁻² kg। मास ऑफ अ स्ट्रिंग इज 3 × 10⁻² kg, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 मीटर, ठीक है। If a load of 15 kg is attached to it, if a load of 15 kg is attached to it, find the velocity of wave। बस ये लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन नेक्स्ट डे करेंगे। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हम नहीं दे सकते आज।
आ गया होगा बेटा।